हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्सा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? नंबर 1 वियना की संधि, नंबर 2 वार्सिया की संधि, नंबर 3 पेरिस की संधि, नंबर 4 लंदन की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा वियना की संधि। और वियना की संधि हुआ था 1815 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो देखिए, इटली का एकीकरण में 3 व्यक्तियों का अहम भूमिका रहा। एक है जोसेफी गैरिबाल्डी, जोसेफी मैत्सिनी और काबूल। तो इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो देखिए, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, लुई 14वां या जॉर्ज तृतीय ने। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 4, गैरिबाल्डी कहाँ का निवासी था? वेनेशिया का, सार्डिनिया का, नेपल्स का या प्राग का? तो ये गैरिबाल्डी साहब जो थे, ये गैरिबाल्डी इटली एकीकरण में इसका अहम भूमिका रहा था। तो ये कहाँ का निवासी था? सार्डिनिया का निवासी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? रूस का, फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का? तो ये फ्रांस का राष्ट्रगीत है। कहाँ का? फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 6, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य, राष्ट्र राज्य, गणराज्य या राजतंत्र? तो उसे कहते हैं राष्ट्र राज्य, उसे कहते हैं सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? किस अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? कल्पनादर्श, संगठन, रूपक या निर्माण? तो देखिए, कोई भी मूर्त एक प्रकार से प्रतिमा होती है, और प्रतिमा जो होती है वो रूपक होती है। तो क्या कहते हैं इसको? रूपक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता क्या कहलाता है? यानी ऐसी सरकार जिसका कोई रोक टोक करने वाला ना हो, वो अपना मर्जी से सरकार चलाता हो, उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया? किंग जॉर्ज द्वितीय, केसर विलियम फोर्थ, निकोलस द्वितीय या विक्टर एमेनुएल द्वितीय? तो इटली एकीकृत के प्रथम शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय को घोषित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? इटली को, इंग्लैंड, फ्रांस या यूनान? तो किसको जाना जाता है? यूनान को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मन का सम्राट, रूस का सम्राट, फ्रांस का सम्राट या इंग्लैंड का सम्राट? तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के सम्राट थे? फ्रांस के सम्राट थे, जिन्होंने प्रजातंत्र को खत्म करके पुनः राजतंत्र लागू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो देखिए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत नेपोलियन, दिदरो, रूसो या वाल्टेयर? तो रूसो को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या है? जोसेफी मैसिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1802 में जेनेवा, 1810 इसमें फ्रांस, 1812 में इटली, 1807 में जेनेवा में। तो 1807 में जेनेवा में इसका जन्म हुआ था, जोसेफी मैसिनी का। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे?
तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक थे रूसो थे। यह क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है, पुस्तक का नाम देकर या राइटर का नाम देकर पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? मैथ्सिनी का, बिस्मार्क का, मैटरनिक का, रूसो का? तो यह कथन है मैटरनिक का। मैटरनिक ने ही कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कैरोल कुरपिस्की कौन था? इटली राष्ट्रवादी, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी, रूसी राष्ट्रवादी, पोलिश राष्ट्रवादी? तो ये कौन थे? पोलिश राष्ट्रवादी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? कस्तूनतुनिया की संधि, वार्सिया की संधि, एक्ट ऑफ यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, यूनान को जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था वो कस्तूनतुनिया की संधि में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कस्तूनतुनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। फ्रेडरिक सरियू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार, ऑस्ट्रेलिया का इतिहासकार, जर्मन दार्शनिक, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? तो ये कौन थे? फ्रांसीसी चित्रकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहा जाता है, और राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम करना, अपने देश के प्रति प्रेम करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी? मरियान, ब्रिटेनिया, जर्मेनिया या मेजिनी? तो कौन रूपक बने थे? जर्मेनिया। इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क, हिटलर, मेजिनी, विलियम? तो किसने किया था लोह एवं रक्त की नीति? बिस्मार्क साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? पर्सा के, म्यूनिक के, ऑस्ट्रिया के या बर्लिन के? तो ये कहाँ के थे? ये पर्सा के थे। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेडरिक सॉरियू का विषय क्या था? लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेडरिक सॉरियू का विषय था लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो जैसे सबको पता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, 9th क्लास में भी अच्छा से बताया गया है, 10th में भी बताया गया है, अब हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक हो, यह अन्य कुछ, यह कथन किसका है? पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? मैथ्सिनी का, वॉल्टेयर का, रूसो का, दीदरो का? तो यह कहावत था किसका? रूसो साहब का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार, मताधिकार, संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रीय अधिकार? तो मतदान के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है, मतलब वोट देना, वोट करना। क्वेश्चन नंबर 27, लिबरे क्या था? फ्रांसीसी मुद्रा, फ्रांसीसी कानून, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था, फ्रांस में प्रचलित कर व्यवस्था? तो लिबरे क्या था? फ्रांसीसी मुद्रा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, भारतीय क्रांति? तो यह फ्रांसीसी क्रांति का देन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? दीदरो का, वॉल्टेयर का, रूसो का या मॉन्टेस्क्यू का? तो यह कथन है रूसो साहब का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई? मैथ्सिनी, नेपोलियन, कार्ल कैस्पर, फ्रेडरिक सरियू? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सरियू।
क्वेश्चन नंबर 31, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830, जुलाई 1815, जून 1821, जुलाई 1832। तो फ्रांस में पहला विद्रोह हुआ था 1830 को। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी? नेपोलियन का, निकोल्स का, जोसेफी मैथ्सिनी का या मैटरनिक का? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफी मैथ्सिनी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? नेपोलियन का आक्रमण, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में क्या है? 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, भूखमरी की वजह से, इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। क्वेश्चन नंबर 36, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बंट गया? तो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बंट गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 या 7 या 9 या 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में क्या है? राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। समान इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है, समान संस्कृति के साथ भी, भाषा और लोक परंपरा के साथ भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रेलिया के, पर्सा के, बर्लिन के, म्यूनिक के? तो कहाँ के ये थे? पर्सा के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ड्यूक मैटरनिक ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? मैथ्सिनी को, बिस्मार्क साहब को, रूसो को या मॉन्टेस्क्यू को? तो किसको बताया था ड्यूक मैटरनिक ने? मैथ्सिनी को बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 19वीं सदी के दौरान निम्न में से कौन एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? जातिवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद या उदारवाद? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए और हम लोग इसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कर लिए हैं। उसका वीडियो लिंक में है, आप लोग वहाँ जा कर के नोट कर लीजिए, वहाँ जा कर के देख लीजिए।